नमस्कार। आवाज देश की में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आवाज देश की में आज हम हिजाब को लेकर चल रही चर्चा को केंद्र में रखकर बात करेंगे मुस्लिम बेटियों की उड़ान की। आज हिंदुस्तानी हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहे हैं। भारत पर 250 साल तक शासन करने वाले ब्रिटेन की कमान तक आज एक भारतीय मूल के शख्स के हाथ में है। भारत जैसे देश और दुनिया में नाम रोशन करने में मुस्लिम बेटियां भी किसी से कम नहीं हैं। क्या आपको पता है, जस्टिस एम फातिमा सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी। देश की पहली महिला पैराट्रूपर फरीदा रेहान और भारतीय सेना की पहली महिला सर्जन भी लेफ्टिनेंट कर्नल जे फरीदा रेहान थी। गोरखपुर की सामिया नसीम शिकागो अमेरिका में जज नियुक्त हुई हैं। केरल में साक्षरता अभियान चलाने वाली राबिया ने हासिल किया पद्मश्री पुरस्कार। सानिया मिर्जा भारत की सर्वश्रेष्ठ महिला टेनिस खिलाड़ी हैं और सर्वाधिक जो हैं खिताब इन्होंने जीते हैं एक डबल टेनिस प्लेयर के तौर पर। और जिगत जरीन विश्व कप बॉक्सिंग खिताब जीतकर देश का गौरव बढ़ा चुकी हैं। खुशबू मिर्जा चंद्रयान 1 और 2 से जुड़ी वैज्ञानिक हैं। परवीन तलहा यूपीएससी की बनने वाली पहली आईएएस अधिकारी। जी हाँ, तमाम नाम हैं जो देश का गौरव बढ़ाती रही हैं। लेकिन सच तो यह है कि साक्षरता की बात करें तो इस मामले में या स्कूल जाने में मुस्लिम बेटियां अभी भी काफ़ी पीछे हैं। पूरे विषय को जानने समझने की कोशिश करेंगे विशेषज्ञ मेहमानों से और उनसे परिचय करवा देता हूँ। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शाइस्ता अंबर जी, अध्यक्ष हैं और इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड। आपका बहुत बहुत स्वागत है, ताली से इनका स्वागत कर सकते हैं। हमारे साथ रत्ना शुक्ला आनंद भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और निदेशक हैं आवाज़े ख़वातीन की। और हमारे साथ वर्चुअली भी कुछ गेस्ट जुड़े हैं, उनसे भी आपका तारुफ करवा देता हूं। कैसर खालिद हैं, पुलिस कमिश्नर मुंबई रेलवे। आपका बहुत बहुत स्वागत है कैसर जी। और स्वागत है सहरिश सिद्दीकी का, वरिष्ठ सुरक्षा आयुक्त हैं आरपीएफ भारत सरकार लखनऊ में। और स्वागत है जनता जनार्दन का भी। सबसे पहले जनता से जानने की कोशिश करूंगा कि उनकी रोल मॉडल कोई है, किसी की तरह वो बनना चाहती हैं? मैं एक फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ, तो बेसिकली अगर मैं कहना चाहूँगी इफ़ माई मदर इज़ सीइंग दिस अराउंड, मेरे लिए सबसे बड़ी रोल मॉडल मेरी मदर रही हैं। बिकॉज आई कम फ्रॉम अ मुस्लिम फैमिली वेयर चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स थीं। इफ़ पीपल सी दिस आई वॉन्ट टू टेल देम इफ़ माई मदर डिडंट एग्जिस्टेड तो मेरी लाइफ में ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता। जो लोग कहते हैं कि ये मेरा बेटा है, बेटी नहीं है, तो उनसे मैं ये कहना चाहूँगी वो बेटी ही है। वो बेटे से बढ़ के दिखाएगी और वो ये दिखाएगी कि इवन इफ शी इज़ अ डॉटर शी कैन बी इक्वल टू 10 सन्स और मोर। और ऐसे हमने तमाम नाम लिए हैं जिन्होंने बेटी होकर न केवल घर वालों का नाम रोशन किया है, पूरे देश का नाम रोशन किया है। शाइस्ता अंबर जी, ये जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि मैंने जिक्र भी किया कि किस तरीके से सुनक साहब वहाँ के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ चर्चा हुई और कहा गया कि एक हिजाब वाली बच्ची को मैं इस देश का पीएम बनना देखना चाहता हूँ। तो उसके बाद चर्चा इसलिए होती है कि क्या कोई हमारी धार्मिक पहचान या अल्पसंख्यक होना हमें कामयाब बनाता है, या फिर हमारा ज्ञान, हमारी एजुकेशन हमें कामयाबी के रास्ते पर ले जाती है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। और पहली बात तो ये कि ऋषि सनक जी का मैं बहुत ज़्यादा मैं मुबारकबाद दूंगी अपने पूरे हिंदुस्तान की सभी महिलाओं की और पुरुषों की तरफ से, पूरे नागरिक की तरफ से, कि हम लोगों का नाम रोशन किया और हम लोगों के अंदर एक और हौसला पैदा हुआ कि हम लोग पूरी दुनिया में, हम लोग हर जगह अपनी पहचान एक भारतीय मूल की तरह से पहचान बना सकते हैं। सबसे पहले हमारा ज्ञान, हम लोग ज्ञान ही नहीं होगा तो हम लोग क्या हैं फिर, हमें और फिर चार पाए वालों से फिर क्या फ़र्क रह जाता है। क्या बात है, ताली होनी चाहिए। रत्ना जी, आपने ये आवाज़े ख़वातीन ये शुरू किया, इसके पीछे क्या सोच थी और क्या कुछ कर रहा है आपका ये एनजीओ? देखिए, आवाज़े ख़वातीन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है महिलाओं को आगे बढ़ाना, महिला सशक्तिकरण। ख़ास तौर से मुस्लिम महिलाओं को आगे बढ़ाना ज़रूरी है क्योंकि जो शिक्षा का प्रतिशत है वो बहुत कम है। यदि हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की बात करें तो 25% मुस्लिम लड़कियां जो हैं वो कभी स्कूल नहीं गई
और साथ ही साथ जो 18% मात्र 18% महिलाएं ऐसी हैं जो कि 12वीं तक या उससे ज़्यादा पढ़ी हैं, और 30% महिलाएं ऐसी हैं जो बिल्कुल निरक्षर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि शिक्षा का प्रतिशत बहुत कम है। तो यदि आप जानते ही हैं कि कहा जाता है कि यदि एक लड़की पढ़ लेती है तो वो पूरे अपने आने वाली नस्लों को पढ़ा देती है, पूरा परिवार बदल जाता है, परिवार के साथ समाज बदलता है, समाज के बाद देश बदलता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक व्यक्ति का जो पारिवारिक स्तर है वो ऊंचा उठता है, उसमें एक लड़की का बहुत बड़ा योगदान होता है और इसको पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। और यही वजह है कि आवाज़ ख़वातीन लड़कियों के भीतर जो तालीम की अहमियत है उसको बार बार जो है वो उनको बताने की कोशिश कर रही है। सिर्फ लड़कियों को नहीं, वो तो बेचारी पढ़ रही हैं स्कूल्स में, लेकिन जो स्थिति है बड़ी विकट है। दिल्ली जैसी जगह की हम बात कर रहे हैं जहाँ स्कूलों में प्रिंसिपल्स हमें बताती हैं कि कक्षा 9 तक मुश्किल लड़कियां आ पाती हैं और वहाँ पर जाकर कहा जाता है कि पेरेंट्स कह देते हैं कि इसके बाद मुझे बच्चों को नहीं पढ़ाना। दिल्ली में जहाँ स्कूल्स की कमी नहीं है, जहाँ पर कोई उनको पैसा नहीं लग रहा पढ़ने का, जहाँ दूरी नहीं है, सब कुछ सारी सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन ये कमी है जागरूकता की, अशिक्षा की। तो जैसे जैसे ये चीज़ें दूर होंगी, जैसे जैसे कहते हैं ना कि हम तालीम की जो रोशनी जो जब उससे जगमगाएगा सब कुछ, तब कहीं जाके जो है वो विकास होगा सबका। और हमारे साथ कुछ ऐसे गेस्ट भी हैं जिन्होंने तालीम की रोशनी पाई और वो सभी को अब रोशन करने की कोशिश कर रहे हैं। सहरिश सिद्दीकी जी भी हमारे साथ मौजूद है। सहरिश जी, मैंने जो नाम लिए हैं उस फहरिस्त में एक नाम आपका भी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर बातचीत चल रही है कि क्या पहना जाए क्या नहीं पहना जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि शिक्षा के क्षेत्र में मुस्लिम बच्चियाँ पिछड़ क्यों रही हैं, स्कूल क्यों नहीं जा रही हैं, कॉलेज क्यों नहीं जा पा रही हैं? जी आदाब। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने जो मुद्दा आज उठाया है बहुत ही अहम मुद्दा है, और आपने इतने सारे जो शुरुआत में नाम लिए उससे ये भी जाहिर होता है कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो हर फील्ड में आगे जा रही हैं, हर तरह से सक्षम हैं, और अगर वो वाकई उतर आए मैदान में तो वो किसी से कम भी नहीं है। और मैं स्वयं यहाँ बैठी हुई हूँ, मैं भी इसका एक गवाह हूँ कि मैंने भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किया है। आज मैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में सीनियर कमांडेंट हूँ। मैं ये यहाँ पे देख रही हूँ कई बच्चे बैठी हैं, किसी ने कहा मैं लॉ की स्टूडेंट हूँ, किसी ने कहा मैं आईएएस एस्पिरेंट हूँ। इसीलिए मैं ये उन लोगों को एड्रेस करके कहना चाह रही हूँ विशेष रूप से कि आप किसी चीज से कम अपने आप को मत समझिए। और ये जो अभी आंकड़े दिए गए हैं ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट आंकड़े हैं, क्योंकि ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं मोटिवेशन की कमी है मुस्लिम विमेन में या गर्ल्स में या परिवार में। सामाजिक रूप से एक जागरूकता की कमी है। अगर 14% मुस्लिम पॉपुलेशन है इंडिया में तो सिर्फ 2% मात्र क्वालिफाई करते हैं। ये इसलिए भी है कि अगर आप एस्पिरेंट्स की भी परसेंटेज देखें तो मात्र 2% एस्पिरेंट्स ही मुस्लिम वर्ग से आ रहे हैं या कम्युनिटी से आ रहे हैं। तो ज्यादा बच्चे क्यों नहीं इस फील्ड में आ रहे हैं, क्यों नहीं पब्लिक सर्विस में आ रहे हैं? शिक्षा, इल्म, तालीम, इसको और महत्व देने की जरूरत है। इसी तरीके के प्रोग्राम और जन जागरण प्रोग्राम के माध्यम से ही ये संभव है। इसीलिए मैं विशेषकर आपको इसकी बधाई देना चाहती हूँ। जी। और सहरिश सिद्दीकी बता रही थी कि इस तरीके से ज़रूरत है विशेष तौर पर मुस्लिम युवतियों के मध्य जो है प्रसार करने की शिक्षा को लेकर। और कैसर खालिद साहब हमारे साथ जुड़े हैं। कैसर साहब, तालीम को लेकर अभी भी कुछ परिवार हैं जो कोशिश करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी भी जो संख्या सामने आ रही है स्कूल जाने की, कॉलेज जाने की, वो बहुत कम क्यों है? देखिए, इसमें सबसे बड़ा रोल पेरेंट के खुद के एटीट्यूड और अप्रोच का है। लड़कियां शादी करके दूसरे घरों में चली जाएंगी और उनका सारा फायदा जो है वो किसी और को मिलेगा और उनकी कमाई कहीं और जाएगी। ये माइंडसेट से जब तक हम निकलेंगे नहीं तब तक हम एजुकेशन को एज एन एसेट नहीं ट्रीट कर पाएंगे। चूँकि मेरी 2 बेटियां हैं और दोनों स्कॉलरशिप पे भी यूएस में पढ़ रही हैं, तो मैं इस बात को जानता हूँ, उसका गवाह भी हूँ कि टैलेंट की कमी तो किसी में नहीं है, ना लड़कों में ना लड़कियों में। इशू अपॉर्चुनिटी का है कि हम उसको कितनी अपॉर्चुनिटी देते हैं और अपने बच्चों को देखते कैसे हैं। हम अगर अपने बच्चों को अपने से बेहतर जगह पे देखना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि उनकी जो पोटेंशियल है वो पूरी तरीके से डेवलप हो, तो पेरेंट्स को, लड़का हो या लड़की, सपोर्ट बच्चे का करना है। और बच्चे जब तक इस फीलिंग में नहीं रहेंगे मेरे पेरेंट्स मेरे साथ खड़े हैं, तब तक वो बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा। दूसरी जो बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं प्यूबर्टी में आके, टीनेज में आकर के, वो कोई लिमिटिंग फैक्टर नहीं होना चाहिए। बच्चे की शादी करना उसके अच्छे फ्यूचर की जमानत कभी नहीं होती है। क्योंकि मैं पिछले 20-25 सालों से समाज में भी काम करता हूँ, मैं लोगों को यही बताता हूँ
कि आप अपने बच्चों को देने वाला बनाइए ताकि उसका हाथ ऊपर रहे, उसको मांगने वाला मत बनाइए। जैसे ही ये मैं बात कहता हूँ लोगों को लगता है, मतलब जैसे उसको लगता है कहीं क्लिक होती है बात कि हम अपने बच्चों को दूसरे पे डिपेंडेंट कब तक बनाएंगे, कब तक वो हाथ फैलाती रहेंगी। उन्हें खुद इस कैपेबल होना चाहिए कि वो दूसरे की मदद कर सके, वो अपने हस्बैंड की मदद कर सके, अपने ससुराल की मदद कर सके, अपने पेरेंट्स की मदद कर सके। और खासतौर से जो अब एज आ रहा है उसमें बहुत सारे पेरेंट्स के एक ही बच्चे होते हैं, और ऐसे सिचुएशन में अगर बच्ची लड़की है तो कभी हम ये नहीं कह सकते कि बच्ची से उसके पेरेंट्स का रिश्ता टूट जाएगा, वो उससे तब भी जुड़े रहेंगे। तो मुझे लगता है कि सोसाइटी में चेंज आ रहा है धीरे धीरे, इतनी सारी बच्चियां यहाँ बैठी हुई हैं और सबके कुछ ना कुछ ख्वाब हैं। जी तो जी, कुछ ये बच्चों से ख्वाब भी हम अपने आप जानने इस की चीज को कोशिश indicate करते हैं कि करता है। उनके वो क्या ख्वाब प्राथमिक हैं शुरुआत और ख्वाब पूरा करने के लिए वो क्या कुछ कर रही हैं कुछ बच्चे। जी मैं वैसे धर्म से इंडियन हूँ, पर मेरा मानना ये है कि लड़की मुस्लिम हो या फिर हिंदू हो, स्वतंत्रता दोनों को बराबर मिलनी चाहिए। वैसे तो मैं टीचर हूँ, जी प्राइमरी टीचर, लेकिन मैं अपने जीवन में आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। दिस इज़ माय बिग ड्रीम। तो उसके लिए भी कुछ कर रहे हैं। जी, मैं नियम अकेडमी से एजुकेशन ले रही हूँ। मेरी कोचिंग नियम अकेडमी में है, मेरी क्लासेस वहाँ होती हैं। तो मेरे फैमिली सपोर्ट है, मेरा सर का सपोर्ट है, आफ्ताब सर का। एंड मुझे अपने लाइफ में यह है कि मुझे अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है और एक आईएएस ऑफिसर की जॉब हासिल करनी चलिए है। आफ्ताब जी से भी पूछ लेते हैं। आफ्ताब जी, आपका नाम यहाँ पर लिया गया है, जिक्र किया है, तो बहुत खास वजह होगी। एजुकेशन की बात चल रही है, अभी भी संकीर्णता नज़र आ रही है। यहाँ पर ऑनलाइन हमारे गेस्ट जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि धीरे धीरे ये वर्जनाएं टूट रही हैं, लेकिन उसकी गति थोड़ी सी धीमी है। हमें एजुकेशन में बहुत तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है। स्पेशली अगर जेंडर वाइज एजुकेशन की बात किया जाए तो फीमेल का पार्टिसिपेशन एजुकेशन में एज कंपेयर टू मेल कम है हमारे इंडिया की डेमोग्राफी में देखा जाए। कुछ स्टेट्स को छोड़ दिया जाए लाइक दैट केरला वगैरह, तो वहाँ पे थोड़ा ठीक है। अदर नॉर्दर्न जितने स्टेट हैं वहाँ की हालत बहुत पैथेटिक है। स्पेशली अगर कम्युनिटी वाइज बात करें तो मुस्लिम कम्युनिटी में और भी कमज़ोर है। हमने जब मैंने इंजीनियरिंग किया तो वहाँ भी देखा कि रेयरली 1-2 बच्चियाँ होती थी इंजीनियरिंग कॉलेज में। हमारी स्ट्रीम कंप्यूटर साइंस थी तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा था, तो 6 बच्चियाँ थीं। मैकेनिकल वगैरह में 1-2 होती थी। सिमिलरली यूपीएससी के प्रिपरेशन में अब तो अच्छा है कि बच्चियाँ अच्छा कर रही हैं, तो उसमें क्या है कि बढ़ रहा है इनरोलमेंट। लेकिन मुस्लिम बच्चियों का अभी भी इनरोलमेंट बहुत कम है। जी, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, हमने अपनी एकेडमी भी इस्टेब्लिश किया, तमाम तरीके से हम ऐड भी करते हैं कि बच्चियां हमारे यहाँ आएँ, पढ़ें, पैसा है तो दीजिए, ना है तो फ्री भी पढ़िए, लेकिन आप बनिए, आगे बढ़िए। फिर भी पार्टिसिपेशन बहुत कम है। जी शाइस्ता जी, ये बात चल रही है अभी कि बच्चियां स्कूल क्या पहनकर जाएं, क्या पहनकर ना जाएं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि वो स्कूल जाएं। उसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि पूरी नस्ल को शिक्षित करने के लिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, और अल्लाह ताला की आयत भी है कुरान में, इकरा यानी पढ़। तो कोई और चीज़ के लिए पहले अल्लाह ने नहीं कहा, ना नमाज के लिए कहा, ना रोज़ा के लिए कहा पढ़। यानी कलम और कागज़ का रिश्ता जोड़ लो। और ये भी नहीं कि आप जेंडर कोई बात की हो, जेंडर इक्वलिटी, जेंडर जस्टिस। तो जब पढ़ने की बात आई, कलम कागज़ का रिश्ता आया, तो हमारी सभी बेटियां और बेटे सब को पढ़ना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि बेटियां रहमत होती हैं, जहमत नहीं होती हैं। और बेटियां जितनी शिक्षित होंगी वो बेटा भी अच्छा संस्कारी होगा, एक रोल मॉडल तैयार होगा। और ये सारी चीज़ें जो दकियानूसी हैं, ये सब एक एक कहीं ना कहीं अपनी अपनी चौधराहट के लिए जी। और यहाँ पर अभी इन दिनों जो है एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर बड़ी बात की जा रही है। यहाँ पर एक शायद लड़की पीछे हैं, वो बता रही थी कि इस्लाम में बहुत प्राचीन काल से ये चलन है। जैसा कि मैं कभी कभी अपने व्यूज़ किसी को बताती हूँ तो उनको थोड़ा लगता है कि ये रिलीजन से थोड़ा हट के, दीन से हट के बोल रही है। तो मुझे उन लोगों को ये बताना था, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, कौन उन्हें नहीं जानता है। उनकी जो वाइफ थी खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, शी वॉज अ लेडी, शी वॉज अ बिजनेस लेडी, जिन्होंने मर्केंटाइल का अपना बिजनेस करा था। अब कोई मुस्लिम लड़की होगी, वो कहेगी मुझे घर से बाहर निकलना है, मुझे काम करना है। अभी 10th पास नहीं होगी, घर वाले जो पैसा पढ़ाई पे जाना चाहिए वो डाउरी और दहेज के लिए रख लेते हैं।
वाई इज़ इट हैपनिंग? अगर हम कहते हैं लॉज है, राइट्स हैं, तो एक्चुअली में कुछ ऐसा होना चाहिए कि जितनी भी ये लड़कियां हैं और जितने भी ये पेरेंट्स ये चीज़ सुन रहे हैं, जो आप पैसा दहेज के लिए रख रहे हैं ना, वो उनकी पढ़ाई के लिए रखिए। अभी मैम ने एक चीज़ बताई, इफ़ यू एजुकेट अ मैन यू एजुकेट अ मैन, इफ़ यू एजुकेट अ वुमेन यू एजुकेट अ जनरेशन। तो क्या प्लीज़ इस बात चीज़ है, को वाह। फॉलो करिए। सहरिश जी, ये यहाँ पर ये वर्जनाएं कहाँ से शुरू हुई? अगर प्राचीन काल से इस्लाम में इतनी छूट थी, शिक्षा को लेकर इतना खुलापन था, तो धीरे धीरे क्या हम आधुनिक होने की जगह पिछड़ते गए क्या समय के साथ? बिल्कुल, ये आप कहिए कि कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स ऑफ जेंडर कह लीजिए, पेट्रियार्की कह लीजिए, या कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट कह लीजिए, जो उसकी वजह से काफी सेटबैक लगा है। अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री भी जानते होंगे तो जो हजरत फातिमा और कैलिफ्स की लड़ाई बीच में रही, तो उसमें कहीं ना कहीं वुमेन को दबा के कि इनको लीडरशिप ना दी जाए, फिर कैलिफ्स को, ये सब भी कुछ रहे हैं हिस्टोरिकल रीजंस। पर जैसे कि बहुत अच्छी बातें कही गई कि जब रसूल की खुद की जो वाइफ थी खदीजा, वो एक बहुत अपने जमाने की बहुत अमंग द टॉप बिजनेस वुमन खुद रही हैं, और इसके अलावा जैसे हजरत आयशा हो गई, फातिमा हो गई। आप प्रयास अपनी तरफ से वर्तमान में कर रही हैं, कैसा लग रहा है? क्या आप बदलती हुई तस्वीर देख रही हैं, या आपको लग रहा है कि थोड़ा सा समय और लगेगा? जी हाँ, तस्वीर तो निश्चित तौर पर बदल रही है। लड़कियां पढ़ रही हैं, लड़कियों के भीतर पढ़ने की इच्छा शक्ति है, और सब मिलकर उनको पढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं। स्कूल्स में जो है, जो टीचर्स हैं, उनकी जो प्रिंसिपल्स हैं, वो चाहती हैं कि उनके बच्चे आगे बढ़ें। हम लोग भी जाते हैं, मोटिवेशनल लेक्चर्स करते हैं, अलग अलग एजुकेटर्स को लेकर जाते हैं, वो उनको मोटिवेट करते हैं, उनको कहते हैं कि आपको आगे बढ़ना है, किस किस तरह से उनको बाकायदा बताया जाता है। उनके भीतर कुछ सवाल होते हैं, कुछ हैं उनके भीतर भी उलझने, जो उन्हें लगता है कि शायद जो धार्मिक चीज़ें हैं या परंपराएं हैं वो शायद उन्हें रोकेंगी, तो उनका भी निदान किया जाता है। कुरान के हवाले से ही उनका निदान करते हैं एक्सपर्ट्स, क्योंकि ज़्यादातर एक्सपर्ट्स हमारे मुस्लिम एक्सपर्ट्स ही होते हैं जो कुरान के हवाले से बताते हैं। तस्वीर निश्चित तौर पर बदल रही है, लेकिन हमें जो है बहुत आशावान रहना पड़ेगा। हमें एक बहुत बड़ी ज़रूरत है कि हमें बच्चियों के भीतर आत्मसम्मान जगाने की ज़रूरत है। हमें पढ़ाई सिर्फ इसलिए नहीं करानी कि उनको एक डिग्री दे देनी है, हमें पढ़ाई इसलिए करानी है ताकि वो अपने राइट्स पहचानें, ताकि उन्हें मालूम हो कि सही क्या है, गलत क्या है, ताकि जब उनके साथ कुछ गलत हो तो वो सर उठा के खड़े हो जाएं, वो अपनी ज़िंदगी की कमान खुद संभाल लें। क्योंकि जिस तरह की सामाजिक स्थितियाँ पैदा हो रही हैं, जहाँ अब जैसे ट्रिपल तलाक पर रोक लगा, लेकिन तलाक हसन या दूसरे तरह के तलाक सामने आ गए। अभी जो है वो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं या कुछ बेचारी पढ़ी लिखी भी नहीं हैं, उन सब को जो है अगर एक झटके में तलाक दे दिया जा रहा है, ट्रिपल तलाक का दूसरा तरीका सामने आ गया है, घर से निकाल दिया जा रहा है, बच्चों के साथ बेचारी वो बेघर हो जा रही हैं। तो ऐसे में अगर वो पढ़ी लिखी होती तो शायद ऐसा एक केस, यहाँ पर हिना बैठी हुई हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं, अपनी बच्चे के साथ वो बड़ी परेशान रही हैं और अभी अपनी ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रही हैं, पर वो पढ़ी लिखी हैं इसलिए लड़ पा रही हैं। तो हमें एक ऐसा समाज तैयार करना है जहाँ पर हर लड़की अपने अधिकार को जानती हो, जहाँ वो यहाँ जितनी योजनाएं हैं उनका लाभ उठाए, वो आगे बढ़े, वो पीछे ना जाए। जबकि जैसा कि शाइस्ता जी ने बताया अभी कि कुरान में कहा गया है कि इकरा है पहला वर्ड कि पढ़ो, तो पढ़ने पर जब इतना जोर दिया गया है, यानी कि धार्मिक मान्यताओं में कहीं ऐसा नहीं कि आप ना। चलिए हिना से भी पूछ लेते हैं। हिना जी, आप जिस चीज़ से दो चार हो रही हैं उसका भी जिक्र करें, और आपको क्या लगता है कि शिक्षा या एजुकेशन कितनी महत्वपूर्ण होती है? क्या जो जीवन में इस तरीके के चैलेंजेस आते हैं जिसका सामना आप कर रही हैं, उसके लिए एक शिक्षा या शिक्षित होना बेहद आवश्यक है क्या? सर, एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एजुकेटेड नहीं हैं तो फिर आपके साथ जो चीज़ें गलत हो रही है, आपकी जो राइट्स है वो आप पहचान नहीं पाएंगे। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, मुझे जैसे जो तलाक़ हसन मिला, मेरी शादी झारखंड में हुई, मेरे हस्बैंड दिल्ली के रहने वाले, और मुझे कोलकाता से मिला, और उसमें जैसे मेरे हस्बैंड का सिग्नेचर भी नहीं है, और कोलकाता में जो बंगाली में भेजा गया, तो मुझे बंगाली तो आती नहीं है पढ़नी, इंग्लिश आती है और हिंदी आती है या उर्दू आती है, तो फिर उसमें मेरे हस्बैंड का सिग्नेचर भी नहीं था, तो मैंने उसको पहचाना, फिर मैं वहाँ कोलकाता तक भी पहुँची। तो मेरे हिसाब से एजुकेशन इज़ वेरी वेरी नेसेसरी फॉर गर्ल्स। क्या बात है। बिकॉज अनटिल एंड अनलेस आप एक बच्ची को एजुकेट नहीं करेंगे, वो
आगे के चैलेंजेस को कैसे फेस करेंगे। जी, जी। और जैसे मैं शाइस्ता अंबर मैम से मिली, उन्होंने मतलब मुझे मोटिवेट किया और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज मैं ये चाहती हूँ कि उनके साथ मिलके मैं भी और सारे ऐसे विक्टिम्स लेडीज़ हैं उनके साथ हम लड़े, उनकी आवाज़ को दुनिया तक पहुँचाए, क्योंकि जी, जी। हमारी आवाज़ दबा दी जाती है। जी जी, सैयद शहजादी भी जुड़ गई हैं, सदस्य राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। यहाँ पर बातचीत चल रही है और बातचीत से मुझे एक बात सामने आती नजर आ रही है कि हर माँ या पिता अपनी बच्ची को पढ़ाना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं वो आगे बढ़े, लेकिन जब वही माँ बाप समुदाय के रूप में सामने आ जाते हैं तो शायद क्या किसी तरीके का प्रेशर क्रिएट हो जाता है। उस वजह से स्कूल जाने वालों की संख्या मुस्लिमों में और विशेष तौर पर बच्चियों में थोड़ी सी कम है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, लेकिन मैं आपको थोड़ा मेरा ओपिनियन बताऊंगी जी। जो मैंने ग्रास रूट में देखा है। जैसे मैं 9 साल एक स्टूडेंट लीडर थी, उसके बाद मैंने चुनाव लड़ा, फिर उसके बाद मैंने अल्पसंख्यक आयोग में मेरे को मेंबर बनाया गया। जितना भी मैंने सोसाइटी में घूमकर और हमारे समाज के लड़कियों से, महिलाओं को, खातूनों से मिला है, अभी बहुत सोच बदली है। जैसे बिल्कुल पहले जो सोच थी, बिल्कुल लड़कियों को जाना नहीं चाहिए, अगर घर में लड़की है तो उसको उर्दू मीडियम में पढ़ाते हैं, और अगर बेटा रहा तो उसको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते थे। तेलंगाना में 204 माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल्स है और उसमें 90 से ज्यादा गर्ल्स स्कूल्स है। पहले तो लड़कियों को पहले मुस्लिम सोसाइटी में हॉस्टल में भी नहीं रहने देते थे, लेकिन अभी लोगों की सोच बहुत बदल रही है। मैं खुद जाकर देख रही हूँ, अभी बहुत 2014 से अगर स्टैटिस्टिकली आप देखें तो 2014 के पहले 70% मुस्लिम सोसाइटी में गर्ल्स का ड्रॉप आउट था, और आज का आप स्टैटिस्टिक निकाल कर देखेंगे तो अभी सिर्फ 42% है ड्रॉप आउट, जो स्कूल्स में जाकर पहले बीच में से पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो एक तो यहाँ ये लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस्लाम को उदाहरण बताकर औरतों के, खातूनों का हक छीनना चाहते हैं, लेकिन हमारे इस्लाम में और हमारे कुरान शरीफ में कहीं पर भी औरतों को कम नजर से नहीं बताया गया है या औरतों को कम नजर से नहीं देखा गया है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पर काबे में औरत जो है बिजनेस किया करती थी, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्स्ट, उनकी जो पहली बीवी खतीजा थी, उनकी जब शादी हुई, इस बात का जिक्र यहाँ पर हो चुका है। जी, इस बात का जिक्र यहाँ पर एक बच्ची ने किया भी है। और कैसर साहब, क्या ये मीडिया की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को, ऐसे रोल मॉडल्स को लोगों के सामने लाए, मुस्लिम समुदाय के सामने लाए, जो कहीं ना कहीं शिक्षित होकर न केवल अपने घर वालों का बल्कि पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसे लोगों को तवज्जो कम दिया जाता है क्या? देखिए, ये सिर्फ मीडिया का काम नहीं है। जितने भी लोग जिंदगी में आगे बढ़े, इंटेलेक्चुअल हो, बिजनेस में हो, गवर्नमेंट में हो, वो सोसाइटी से कटना नहीं चाहिए उन्हें। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हमारे जो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, ज्यादातर लोग उसमें से सोसाइटी से कट जाते हैं। तो जो पुलिंग बैक होना चाहिए सोसाइटी में, एक आदमी निकल गया तो अपने पीछे 10, 20, 50 आदमी को वो खींच ले, वो होता नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 क्या होता है कि हमको कहीं ना कहीं ये जो गुलामी है ज़हनी, जो हम मौलवियों के चक्कर में पढ़ करके ज़हनी गुलामी में मुब्तला हैं, और हम खुद ना दीन को पढ़ते हैं ना समझते हैं। अभी जितने मेरे बहनों ने मिसालें दी हैं, वो खुद पढ़ के मिसालें दी, उनके अपने एक्सपीरियंसेस के मिसालें हैं, वो उन्होंने जितना समझा है दीन को। लेकिन यही चीज अगर हम आज का जो इवन आज मुस्लिम सोसाइटी में जो रिलीजियस तबका है, उसमें बहुत सारे लोग इतने एक्सपोज नहीं है, क्योंकि उनकी नॉलेज का जो बेस है वो ब्रॉड बेस एजुकेशन नहीं है। वो बचपन से एक सिस्टम में डाल दिए गए, एक फिका पढ़ते हुए आए हैं, और उस वजह से उनका माइंड ब्रॉडन नहीं हो सका, ओपन नहीं हो सका। जबकि हम वो सारे लोग जो कि सोसाइटी में ब्रॉड बेस एजुकेशन, 12 साल की कॉमन एजुकेशन पढ़ करके बाद में हमने कुछ किया और हमने अपने तरीके से दीन को समझा है, तो हम लोगों का दिमाग बहुत ज्यादा खुला रहता है। जी, तो शाइस्ता जी, कहीं ना कहीं ये जो बात कही जा रही है कि मुस्लिम समुदाय में पढ़ लिख कर थोड़ा सा अलग हट जाते हैं, वो अपने समुदाय को साथ लेकर आगे नहीं चलते हैं, इस पर क्या पर्सनल लॉ बोर्ड कुछ काम कर रहा है? आप लोग कुछ काम कर रहे हैं? मैं अभी यही कह रही थी, अभी बेटी ने बताया कि हज़रत बीबी खतीजा अलैहिस्सलाम मल्टीनेशनल कंपनी उनकी थी, मतलब लेकिन सऊदी अरब देश नहीं। अब चीजें क्यों बदल गई? बताइए, मैं बताऊं, इस्लाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माने में मजलिस शूरा थी, यानी जिसे
पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में भी मेंबर थी, शफा बिन्त मरवा थी, अकाउंटेबिलिटी की चेयरमैन थी, मुफ्ती थी, और हजरत हुजूर की फूफी लेकिन वो चीजें सामने नहीं आती हैं, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, कहीं जाना है या नहीं जाना, वो चीजें सामने क्यों आती हैं? कोई हिजाब, कोई कुछ नहीं, एक चादर पहन के जंग भी लड़ती थी वो जंग में लड़ने वाले जख्मियों की नर्सिंग भी करती थी, वो खाना भी बांटती थी, वो लंगर भी देती थी, वो नहीं ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें समुदाय के सामने आए, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? जी हाँ, मैं तो समझती हूँ कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी, ये कड़वा सच में बता दूं कि हम सब, जो हमारे कैसेट साहब ने कहा बिल्कुल सही कहा, हमने जितनी दावा किया, हमने जितना अपनी बहनों को जहाँ जहाँ हमने पहुँचाया, अल्लाह का शुक्र है कि हमने अपनी बहनों को जगाया, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी मजहबी रहनुमाओं की है, क्योंकि वो हर जुमा को, हफ्ते में हर जुमा का मतलब होता है जमा करना, जमा हो जाओ इज्तिमाई तौर पे, तो जुमा में इमाम को खुतबा देना चाहिए कि हर घर का 100% बेटी हो चाहे बेटा हो शिक्षित होना चाहिए, तुमको शादी में हो गया है तो उनको मेहर देना चाहिए, लड़की पैदा हुई है तो अपनी जायदाद चल संपत्ति में हक दे देना चाहिए। जब हक अपने घर में मारा जाएगा, मैं प्रतिबिंब साहब आपको बताऊं, जब एक फतवा आया था कि को एजुकेशन पे लड़कियां डॉक्टर नहीं बनेंगी क्योंकि वो लड़कों के साथ पढ़ेंगी, लड़कियां गलत हो सकती हैं। अरे हर बार तुम लड़कियों को क्यों गलत कहते हो? अरे दरवाजे खोलो दिल के, दिमाग के। जब हमने लड़ाई लड़ी, हमने कहा आपने गलत दे रहे हैं, इस्लाम में औरतें लड़ी हैं, मुफ्ती हुई हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप अपनी बच्चियों से क्यों पूछते हो कि कहां जा रही हो, आपको अपने बेटों से पूछना चाहिए कि आप कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो। रत्ना जी, ये करना जरूरी है क्या? बिल्कुल, परवरिश का बहुत बड़ा रोल होता है। यदि हम अपने घर के लड़कों की सही परवरिश करेंगे तो समाज, देश अपने आप सुधर जाएगा। हम लड़कों को ही नहीं सही शिक्षा देते, हम लड़कियों पर सारी पाबंदियां लगाते हैं, और लड़कियां ही, आप देखेंगे जब भी रिजल्ट्स आते हैं, आप देखिए लड़कियां हैं टॉप करती हैं, क्योंकि लड़कियों के भीतर एक आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति है, वो अपने आप को प्रूव करती हैं कि नहीं मैं आगे बढ़ सकती हूँ, लेकिन ये समाज जो है वो उनको पीछे खींचता है। तो ये जो पितृसत्तात्मक जो एक सोच है, उससे बाहर निकलना होगा। यहाँ 2-3 चीज़ें और हम बताएंगे, जैसे शाइस्ता जी ने बताया कि कुरान की सही व्याख्या आनी ज़रूरी है, जो मुस्लिम विद्वान हैं वो आगे आएँ। मेरा एक छोटा सा इंस्टीट्यूट है अभिज्ञान आइस अकेडमी, मैं वहाँ की डायरेक्टर हूँ। सभी लोगों ने बहुत अच्छा डिस्कशन किया, लेकिन एक कंक्लूज़न देखेंगे तो वो यही है कि हर जगह पर जो एक सॉफ्ट टारगेट है वो लड़कियों को बनाया जाता है। तो बहुत सदियों से एक रेस्ट्रिक्शन झेलती आ रही हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जितना हो सके हम उन्हें कंफर्ट जोन दें, फैमिली के लेवल पर, सोसाइटी के लेवल पर, या मीडिया के लेवल पर, जो मजहबी रहनुमा है उनके लेवल पर, तभी वो तरक्की कर पाएंगी। क्योंकि अब ये नहीं है कि हर चीज़ को हम मज़हब के चश्मे से देखें। पहले तो यही कहना कि एजुकेट करना है उन्हें, तो उसके लिए ज़रूरी है जैसे भी जितने भी वो कंफर्ट जोन में एजुकेशन हासिल करना चाहती हैं वो उन्हें करने दिया जाए। जी सहरिश जी, क्या ये बात सही है कि वातावरण मिलेगा, चाहे वो हिंदू बच्ची हो चाहे मुस्लिम बच्ची हो, वो आसमान तक पहुंच सकती हैं और पहुंच रही हैं? प्रूवन फैक्ट है, ट्राइड एंड टेस्टेड है कि अगर मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, तो बच्चियां किसी से कम नहीं है, बुलंदियां छू सकती हैं, उड़ान भर सकती हैं। और मैं अपना एक मैसेज ये भी कहना चाहूंगी, क्योंकि आपने शुरुआत में ये हिजाब का मुद्दा उठाया था कि बच्चियां जो भी आगे पढ़ना चाह रही हैं, इसको प्लीज आप इस मुद्दे को बीच में मत आने दीजिए अपनी शिक्षा के, क्योंकि और भी आप इतना पब्लिक सर्विस कर सकती हैं, आगे आके आप जैसे कहा जाता है खिदमत खल कर सकती हैं और बहुत सवाब आप कमा सकती हैं। तो एक छोटी सी चीज और एक छोटे से आप गलतफहमी कह लीजिए या आप उसको कंपलसरी समझ के अपनी बहुत बड़ी एक चीज आपको जो इल्म, तालीम, शिक्षा मिल सकती है उसको मत गवाइए, वो अवसर आप मत छोड़िए। जी, हम यही कोशिश करें, समय के साथ बदले और बदलाव की इस बयार में सबको शामिल करें और सबको शामिल करके हम आगे बढ़ें और अपनी बच्चियों पर पूरा विश्वास करें। आप सभी का जो स्टूडियो में आप लोग आए हैं गेस्ट के तौर पर, विशेषज्ञ मेहमान के तौर पर, आप दोनों का और वर्चुअली विशेषज्ञ मेहमानों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद जनता जनार्दन का भी। आवाज देश की में आज के लिए इतना ही। आवाज देश की में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।